और आज की इस वीडियो में मैं अपनी आरटीआई कॉपीज दिखाने वाला हूँ टैक्सेशन सब्जेक्ट की और कैसे मैंने 68 स्कोर किया अपने टैक्सेशन में। और इस वीडियो से मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखवाना चाहता हूँ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मैंने आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट किया। मेरे जो आंसर्स हैं वो एकदम अच्छे आंसर्स नहीं है कि जो आप बिल्कुल कॉपी कर डालो और आपको लगे कि आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, इससे भी अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती थी। दूसरी चीज, आईसीआई ने कहाँ मेरे मार्क्स एक्स्ट्रा काटे हैं, कहाँ आईसीआई ने ब्लंडर्स किए हैं और कहाँ आईसीआई ने मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं या नहीं, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा। और हाँ, बस इतनी ही बातें मेरे को आपके दिमाग में रखवानी थी और इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने जीएसटी पोर्शन से स्टार्ट किया था क्योंकि जीएसटी पोर्शन रिलेटिवली आसान होता है इनकम टैक्स से। हालांकि मेरे जीएसटी पोर्शन में खाली 21 बने हैं, लेकिन फिर भी किन वजहों से मेरे 21 रह गए मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और अपने आंसर्स को शो करूंगा। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था वो 6B था, क्योंकि मेरे को लगा कि यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है मैं जहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन था कुछ, यहाँ पे एग्जेम्पशन के बारे में पूछा था, जीएसटी के बारे में। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ रखा है ना वो चैप्टर एग्जाम्पशन का तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे आंसर ठीक किए, मतलब ये तीनों ठीक थे, बस मेरा एक गलत हो गया लास्ट में, ये लास्ट वाला, जिसकी वजह से बस मेरा एक मार्क कटा है यहाँ पे। तो मेरे 4 मार्क्स आए हैं 5 में से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। तो बस यहाँ पे गलती की वजह से मेरा एक मार्क कट गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6A। यहाँ पे मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना था और टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताने के लिए सबसे पहले मैंने रूल लिखा। रूल लिखने के मार्क्स होते हैं और ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक टिक लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने जो डेट्स की कैलकुलेशन है वो गलत करी है, और जब वो गलत करी तो बस वो वाला पोर्शन काटा है और उसकी वजह से, जिसकी वजह से बस मेरे को यहाँ इस क्वेश्चन में 2 मार्क मिले हैं। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था मैं ये चीज आपको दिखा देता हूँ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मेरे को 5 में से 2 मिले हैं। हालांकि जब मैं कर रहा था ना इस क्वेश्चन को, मेरे को लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, और जब मैं घर भी करके आया था तो मेरे को लगा मैं सही करके आया हूँ और मेरे को इसमें मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो आप रूल लिखोगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल मत सोचो कि एकदम आपका फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। अगर इतना भी मैच कर रहा है ना, मतलब इतना आपने लिख दिया है, तो इस चीज के भी मार्क्स हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, 7B। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है 7B। यहाँ पे क्लियर कट पूछा है, जो ई इनवॉइस का इश्योरेंस होता है, कौन कौन सी एंटिटीज एग्जेम्प्ट हैं उस चीज से, ई इनवॉइसेस पे। तो इस चीज के बारे में बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि हमको सिर्फ वो एंटिटीज मार्क करनी है जहाँ पे वो एग्जेम्प्ट है, तो बस हमें उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया और थोड़ी सी वैल्यूज लिख ली जो कि उस प्रोविजन में लिखी हुई थी कि 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करता है टर्नओवर तो इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस चीज का भी मार्क है। प्लस मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स मेंशन किए थे कि 5 कंपनीज या फिर एंटिटीज जिनको एग्जेम्पशन मिलती है, तो उसमें से शायद मेरी 2 गलत हैं, तो बाकी के जो 3 हैं उसके मार्क्स मिले हैं और 2 का कोई मार्क नहीं कटा मेरे के अंदर। और तीसरी चीज, जो एस सी जेड का जो एक चीज पूछी थी मैंने उसका क्लियर कट आंसर दे दिया। तो आप स्टेप मार्किंग देखो, इसके मुझे 3 मार्क्स मिल गए, इसका मुझे 1 मार्क मिल गया, इसका मुझे 1 मार्क मिल गया। तो मेरे 5 में से 5 मार्क्स मिल गए। इस क्वेश्चन में गलती क्या कर सकते थे लोग कि सिर्फ वो इन एंटिटीज को मेंशन करके छोड़ देते, बल्कि नहीं, इस चीज के भी मार्क्स थे और इस चीज के भी मार्क्स थे। ये आंसर लिखते हुए मुझे खुद नहीं पता था, बस मैंने लिख दिया था। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज हो गई मेरे साथ। अब ये 7 है, ये मुझे घर आते ही पता था मैंने गलत किया है, मैं इस चीज के बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। ये अपना वो अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट में ये इस चीज के बारे में पता नहीं कुछ तो था, मैं पढ़ के नहीं गया था, तो उस पे ही क्वेश्चन आया और मैंने पता नहीं कुछ तो लिखा है इसमें और पूरा गलत है, तो मुझे 5 में से 1 भी मार्क नहीं मिला। अब अगला क्वेश्चन, आंसर 5 है, जो कि हमारा होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो अपना जीएसटी में पूछा जाता है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे एक नोटिस मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे एक ब्लंडर किया है आईसीआई ने। आप भी मुझे बता सकते हैं मैं सही हूँ या नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ गलत होने के लिए। तो आप भी मेरे को नीचे करेक्ट कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो इस चीज बारे में। पहले क्वेश्चन मैं पढ़वा देता हूँ आपको। 5A पे, 5A क्वेश्चन ऐसा है। तो यहाँ पे जो हमें
पूरा इनपुट जीएसटी का जो पूरी स्टेटमेंट बनानी होती है और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की जो स्टेटमेंट बनानी होती है वो पूरा वो बनाना था। और हमें सेट ऑफ करके दिखाना था कि कितना जीएसटी पेएबल है कैश में, बस इतना था। तो मैं इस चीज के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये जो पहली जो पॉइंट है इसको मैंने एकदम करेक्टली लिख दिया थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे इस चीज का मार्क्स मिल गया। जो दूसरा पॉइंट था मैंने उस चीज का भी लिख दिया, उस चीज का भी मार्क्स मिल गया। जो तीसरा पॉइंट था, डंपर्स को जो हम रेंटिंग देते हैं वो सर्विस ऑफ हायरिंग होता है और वो चीज टैक्सेबल होती है, तो उस चीज का भी मुझे मार्क्स मिल गया। बट जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट का मुझे मार्क्स नहीं दिया, बल्कि सजेस्टेड आंसर में जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करा है। मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ, ये क्या पॉइंट है। पॉइंट 4 कहता है कि स्टॉक ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच इन शिमोगा कर्नाटका एंड ब्रांच है सेम जीएसटीआईएन। तो मैंने इस चीज के बारे में ये लिखा कि यार जीएसटीआईएन अगर सेम है, अगर हम उस चीज में ही ट्रांसफर करते हैं, मतलब उसी एंटिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मैंने एग्जेम्प्ट भी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एग्जेम्प्ट वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि वो गलत गलत वर्ड यूज होता है वो। और मैंने बस यही लिखा कि सेक्शन 7(1)(c) के अंदर वो कवर नहीं है, जो कि सही बात भी है। अगर आप चेक करके देखोगे तो ऐसा ही होना चाहिए। और जो सजेस्टेड आंसर है वहां पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सजेस्टेड आंसर में भी नील लिखा है। और आप इनका ये देखोगे तो स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच इन कर्नाटका, सच ट्रांसफर इज नॉट अ सप्लाई एज अ ब्रांच हैज द सेम जीएसटीआईएन। तो इन्होंने ये रीजनिंग दी है और यहाँ पे जो जीएसटी है वो नील है, और सेम मैंने किया है नील। लेकिन मेरा इस चीज का मार्क काट लिया, मुझे नहीं पता क्यों काटा। ये फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, सर्विस ऑफ हायरिंग मोटर व्हीकल। यहाँ पे 26 मोटर व्हीकल दिए गए थे, 14% की जिसकी कैपेसिटी थी, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, टू कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इस चीज का एग्जेम्पशन मैंने क्लियर कट पढ़ा था और वो मैंने बिल्कुल छाप दिया ऐसे ही कि सर्विस ऑफ हायरिंग मोटर व्हीकल हैविंग मोर देन 12 कैपेसिटी इज एग्जेम्प्ट इफ गिवन टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और मैंने यहाँ पे नील लिख दिया। लेकिन मेरे को इस चीज का भी मार्क्स काट दिया। आप मेरे को प्लीज करेक्ट कर देना अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ओपन हूँ इस चीज के बारे में, ठीक है ना। और जो मेरा टोटल था, ये 297, 36,000 और 36,000 ये मैच भी कर रहा है। अगर मैं इस चीज का दिखाऊं आपको सॉल्यूशन, तो ये मैच भी कर रहा है। 297 एंड 36,000, देखो, 297 एंड दैट 36,000, 36,000 टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो मेरे को इस चीज का मार्क नहीं दिया। और अब मेरे अंदर सवाल आ रहा है कि मैं इसको रीवेरिफिकेशन में डालूं या नहीं। तो मेरे अंदर से एकदम आंसर भी आ गया कि मैं इसको चीज को नहीं डालूंगा रीवेरिफिकेशन में, क्योंकि रीवेरिफिकेशन में सिर्फ मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है, कोई रीचेकिंग नहीं होती। तो मैंने उस चीज के ऊपर गिव अप कर दिया है। तो चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने सही पॉइंट्स किए तो यहाँ पे मेरे को मार्क मिल गया। ये मैंने क्लियर कट, मुझे पता था कि यार मैं गलत करके आया हूँ, तो इस चीज का मार्क कटना बनता है और वो काट दिया। यहाँ पे आप ये चीज देखो, मैंने यहाँ पे जो पूरा जो अगर रीजनिंग है, वो आपको पूरी रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको सॉल्यूशन में। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के आ जाऊं, या फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर लूं और काम बन जाए। नहीं, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, तभी आपको उस चीज का मार्क मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये डेबिट नोट का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। और ये मैंने, आप एक बार सैंपल देख लो कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है, मतलब इस चीज को आप कॉपी कर सकते हो। तो आप इतना क्रिस्प एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। आगे जो सेट ऑफ है वो तो मेरी टोटल वैल्यूज थी वही गलत आ गई, तो इसलिए मेरे को उस चीज का मार्क नहीं मिला। चलो कोई नहीं, उस चीज को भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, फाइनल मार्किंग पे आपको मार्क्स कटते हैं अगर आपका एक, मान लो एक, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में भी अगर आपकी एक जर्नल एंट्री गलत होगी तो उस चीज का भी मार्क कटेगा, और जो फाइनल आंसर पे जो अफेक्ट आएगा उस चीज का भी मार्क कटेगा। तो दो जगह फर्क पड़ता है। अब 5B पे पहुंच जाते हैं। इसमें मेरे को 5 में से 5 मिले हैं, और ये सबसे बेहद आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे तो ये आराम से आ जाएगा आपको। मैं आपको ये दिखा देता हूँ 5B को, क्वेश्चन को। यहाँ पे मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा था, और ये ऐसे बहुत ही आसान पॉइंट्स थे। मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो एक बार भी पढ़ रखा है, तो आप इसको कर लोगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कोई खास नहीं था। और बस छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देके मैंने बस अपनी वैल्यूज को पुट करता गया, और इन्होंने मेरे को अच्छे से मार्क्स दे दिए। तो इस चीज में आप इस चीज की लर्निंग लो कि यार आपके अगर
आपने उस सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड कर लिया ना जो प्रोविजन में लिखे थे, तो उस चीज़ का आपको मार्क मिल जाएगा, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, चाहे अपना छोटा ही क्यों ना लिखा हो। तो बस ये जीएसटी की कॉपी थी, और जीएसटी की यहाँ पे खत्म हो जाता है, और मेरे 21 मार्क्स बैठे। और हाँ, एक चीज़ और, जो सबसे पहला जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें मेरे को सिर्फ 5.5 मिले, ये देखो। तो कहीं ना कहीं मेरे को अगर उस चीज़ का मार्क मिल जाता है जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे अच्छे मतलब 8 मार्क्स बन जाते, क्योंकि राउंड ऑफ कर देते हैं ये आखिरी में। तो 8 मार्क्स या 7.5 मार्क्स तो बन ही जाते। अब लेकिन मैं चलो, सीधा जीएसटी पोर्शन से इनकम टैक्स पोर्शन पे आ जाता हूँ। और इनकम टैक्स पोर्शन में मैंने जीएसटी से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, दैट वाज 23.5। एंड इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन होता है हमेशा थोड़ा सा हार्ड लगता है हर अटेम्प्ट में, ये कोई स्पेसिफिक अटेम्प्ट के बारे में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पेपर के प्रेशर में थोड़े बहुत हम प्रोविजंस भूल जाते हैं, और बहुत से अगर याद भी आ जाते हैं प्रोविजंस तो फिर हम उसकी वैल्यू एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी वैल्यू पे वो प्रोविजन लगना था। तो अब मैं सीधा मूव ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैंने 3A क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। एंड एक एक टिप मैं दे देना चाहता हूँ, अगर आप थ्री, मान लो आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो मान लो आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसी का जो सब पार्ट है वो एक साथ अटेम्प्ट करो, ना कि आप फैला दो, क्योंकि फिर ना एग्जामिनर थोड़ा परेशान होगा, तो फिर वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो देखो यहाँ पे सैलरी का क्वेश्चन था, और सुरेश एक गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय था। तो मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 55 ईयर्स की एज थी, हम अपने एसएससी की, और सैलरी कैलकुलेट करनी थी, और डिफरेंट टाइप की एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। अब इस पे एक जो डिबेट आई थी इस क्वेश्चन पे, वो ये डिबेट थी कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, यहाँ पे सीधा क्लियर कट लिखा हुआ है अपने प्रोविजन में कि यार वो खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। और पेपर के प्रेशर में मैंने ये अज्यूम कर लिया कि गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, बल्कि ऐसा सच नहीं है। ऐसा जब मैंने सर्च किया गूगल पे, तो वो भी मना कर रहा है, और जो हमारे टीचर्स थे वो भी मना कर रहे थे। बट फिर भी आईसीआई ने एक चीज अच्छी करी कि देखो यहाँ पे मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, तो यहाँ पे मेरे को इस चीज के मार्क्स दे दिए। अदरवाइज मतलब यार यहाँ पे ना मार्क्स कट सकते थे मेरे, तो यहाँ पे मेरे को मार्क्स दे दिए, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी इस चीज के बारे में। और यहाँ पे जो मेरा टोटल इनकम था वो गलत निकल के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट गलत कर दी थी, मैंने बेफालतू थोड़ी सी कम डिडक्शन दी थी, या फिर एग्जाम्पशन बोलो, तो जिसकी वजह से मेरे फाइनल आंसर पे इफेक्ट आ गया, और उसको देखा जाए ना तो मेरा 0.5 ही मार्क कटा है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये अपना 6 मार्क का क्वेश्चन था, और मेरे को 5.5 मिले थे, तो मतलब 0.5 ही काटा है बस इस क्वेश्चन में। अब मैं सीधा 3B पे मूव कर लेता हूँ। 3B एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें बस ये चीज पूछी थी कि चीजें टैक्सेबल होंगी या एग्जेम्प्ट, जैसे कि जीएसटी में पूछा गया था, और इसका मैंने क्लियर कट आंसर देता गया, और मेरे को इस चीज के मार्क्स मिलते गए। ये क्वेश्चन था 3B। एंड बस मैंने इस वाले क्वेश्चन में गलती करी थी, इस वाले क्वेश्चन में ये गलती करी थी कि जो क्लबिंग थी उसका मैंने कोई प्रोविजन गलत लगा लिया था। ये टोटल अपने 4 मार्क का क्वेश्चन था। यस, 4 मार्क का क्वेश्चन था, और मेरा 1 मार्क काट लिया है। तो अब मैं सीधा 4A क्वेश्चन पे चलता हूँ, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये अपना अपना जो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है वो अपना अपना ये सेट ऑफ का क्वेश्चन था। ये हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन था, और ये वाला जो क्वेश्चन था बेहद आसान था, और इसको कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था। और मैंने इस हिसाब से प्रेजेंटेशन दी। अब आप चीजें देखना कि यार जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना वो इतनी कोई खास नहीं है, मैंने बहुत काटा पीटी कर रखी है, देखो इधर देखो, और फाइनल वैल्यूज मैंने ऐसे ऐसे लिख रखी हैं, और बहुत काटा पीटी कर रखी है बहुत सी जगहों पे। लेकिन फिर भी आईसीआई ने मेरे को अच्छी तरीके से मार्क्स दिए, और इसमें मेरे को बस 0.5 का रिडक्शन मिला है आउट ऑफ 6। और मुझे नहीं पता 0.5 किस चीज़ के लिए काटा है, यहाँ पे बैलेंस 1/2 लिखा है। आपको अगर रेलेवेंस पता हो इस चीज़ का तो बता देना, मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बस 0.5 मार्क मेरे कटे इसमें, और बाकी चीज़ आप अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत ही लाइक डिसेंट प्रेजेंटेशन है, कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप और अच्छी करोगे तो शायद ये 6 दे देते, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन उस हिसाब से ठीक मार्क दे दिए मेरे को। अब 4B पे मैं मूव ऑन करता हूँ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। वैसे कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे आप चीज देखोगे तो जो मेरा पहला आंसर है वो तो बिल्कुल लाइक ऑफ द बात है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, और मैंने पता नहीं कुछ भी लिखा था इसमें, और इसका पक्का मार्क कटना था। बट ये जो सेकंड पार्ट था 4B का, सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा होता है ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime। डिफॉल्ट टैक्स regime मींस न्यू टैक्स regime।
तो मतलब ओल्ड टैक्स regime के हिसाब से मुझे आंसर करना था। यहाँ पे अगर आप मेरा आंसर पढ़ोगे तो मैंने न्यू टैक्स regime के हिसाब से आंसर कर दिया है ये, और न्यू टैक्स regime के हिसाब से आंसर किया है। मेरी रीजनिंग एकदम खराब चली गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइनल फॉल्स लिखा है, जो कि फॉल्स इसका आंसर सही था। रीजनिंग मेरी बिल्कुल गलत है यहाँ पे, मेरे को लेकिन पूरे मार्क्स दे दिए इस चीज़ के। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरा लक है कि मेरे को इस चीज़ के फुल मार्क्स मिल गए हैं। रीजनिंग करेक्ट ही देनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट जिम के हिसाब से रीजनिंग दे दी गलती से, लेकिन मेरे को फिर भी पूरे मार्क्स दे दिए। आपके साथ क्या हो वो मुझे नहीं पता, ये मेरा लक था और कुछ नहीं। तो रीजनिंग सही देनी पड़ेगी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। अब सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पूरे पेपर का, दैट इज टोटल इनकम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमेशा से लाइक टफर साइड पे ही रहा है हमेशा। और मैंने कितना स्कोर किया मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और आप भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें जिससे कि आप भी मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, और मैंने बस हाथ पैर मारे हैं कि भाई कुछ भी मार्क्स मिल जाए इसमें से तो मैं उठा लूंगा। यहाँ पे आप अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो जहाँ गलत है वहाँ गलत दे रखा है, जहाँ सही है वहाँ सही दे रखा है। और यही पूरी कहानी चलती है यहाँ पे। बस मेरे को एक चीज़ की प्रॉब्लम लगी, एक चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम ये लगी कि जो मैंने कैपिटल गेन निकाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक कैपिटल गेन निकालना पड़ता, क्योंकि एक मशीनरी को इस बंदे ने बेचा था। तो मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिख रखा है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो मैं जो कैपिटल गेन निकालूंगा मैं इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करूंगा? मतलब ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप नीचे मेरे को करेक्ट कर देना। मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करूंगा? और मैंने यहाँ पे माइनस भी नहीं किया, और जो मेरा जो गेन निकला वो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक। तो यहाँ पे मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन ना माइनस करने के लिए मेरे को पूरे मार्क्स हटा रखे हैं। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। शायद आईसीआई भी यही चाहता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से सॉल्व करो, बट मेरी आदत है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम से सॉल्व करता था। तो आप चेक कर लेना, वरना आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ही स्टार्ट करना, सो दैट आपकी जो मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं, वो सही चली जाएं। और फिर बाकी में आप न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम ज़्यादा लाइक बहुत ही कम एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो आप आराम से संभाल सकते हो जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने डिडक्शन सही से दी थी तो मुझे इस चीज़ का मार्क मिल गया। एक और चीज़, बहुत से लोग जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता इस वैल्यू पे, यार हमारी ये वाली वैल्यू गलत आई है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट नहीं करते। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस चीज़ के भी मार्क्स हैं। अगर आप ये ब्रैकेट में लिखोगे ना कि कितने लैक्स पे कितना परसेंटेज टैक्स है, तो उस चीज़ के भी मार्क्स मिलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे टिक मिल रखा है। और ये मैंने गलत इनकम पे जब मैंने टैक्स निकाला है उस चीज़ का भी मार्क मिल रखा है। राउंड ऑफ करके मैंने आंसर निकाला है, उस चीज़ का भी मार्क्स है यहाँ। मतलब मेरा कट सकता था 0.25 0.5 जो भी काटते, लेकिन नहीं काटा क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ लिखा। मैंने यहाँ पे इनकम सही से निकाली, हेल्थ सेस डाला है, यहाँ पे मैंने सरचार्ज डाला। तो इस चीज़ की वैल्यू करता है आईसीआई, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यहाँ पे जब मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर रहा था तो मुझे इस चीज़ के मार्क्स कटने थे, ये मेरे को पता था। बस इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन मैंने एडजस्टमेंट सही करी थी, तो इस चीज़ के मेरे को मार्क्स मिल गए। आगे अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पे मैंने न्यू टैक्स, यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रखी है। तो इस चीज़ के भी मार्क हैं। जब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि भाई आपको दोनों रिजीम से लाइबिलिटी निकालनी है, और मैंने दोनों रिजीम से निकाल रखी है, चाहे वो गलत फिगर हो, उस चीज़ के मार्क्स देता है आईसीआई। तो भाई उस चीज़ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग। तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर रखा है, इस चीज़ का भी मार्क देखो, यहाँ राउंडेड ऑफ लिख रखा है। बाकी मैंने एएमटी प्रोविजन लगाने का ट्राई किया। वो बिल्कुल मुझे नहीं पता क्यों गलत हुआ। शायद ही गलत ही है। क्योंकि मैं तो भूल गया यार अभी पढ़ के। तो ये शायद ही गलत ही है, इस चीज़ को इस क्लियर कट कोई मार्क नहीं मिला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट में, यहाँ पे मेरे से पूछा गया था, मतलब यहाँ पे ओपिनियन पूछा गया था शायद क्वेश्चन पेपर में। अगर मैं फिर से चेक करूँ, फर्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे पूछा गया था कि ऑल्सो एडवाइज मिस्टर नीरज विच regime इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। अब आप देखो, मैंने बस यहाँ पे ये लाइन लिखी है, और ये जब मैंने लिखी थी ये मेरे को खुद नहीं पता था कि ये मार्क देके जाएगी मेरे को। भाई इस चीज के भी मार्क है। अगर आप लास्ट में एडवाइस करते हो ना, और ये मेरी एडवाइस सही निकली होगी, चाहे मैंने गलत वैल्यूज पे ही क्यों ना कैलकुलेट करी हो, लेकिन एडवाइस सही निकली होगी, इस चीज का भी मेरे को मार्क दे दिया। तो भाई ये सारी जो सब पार्ट्स पूछे जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट उस चीज़ का आईसीआई मार्क रखता है, तो भाई प्लीज उन चीज़ों को लिख दिया करो, उन चीज़ के मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। बाकी सारा ये रफ वर्क है, इसका कोई मतलब इसका क्यों ही मार्क मिलेगा। और बाकी मेरे को जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को कितने मार्क्स मिले, 15 में से मेरे को 8 मिले। लोगों को यहाँ 3 मिल रखे हैं, 2 मिल रखे हैं, 1 मिल रखा है। मैं लाइक आई वॉज वेरी लकी इनफ टू हैव 8 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो बाकी मैं अगर अपने टोटल मार्क्स के बारे में बात करूं, तो 23.5 मेरे इनकम टैक्स में बने, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस मेरे अपना जीएसटी में 21 बने आउट ऑफ 35। बाकी जो था वो 9 मेरे इनकम टैक्स में बने एमसीक्यू में से, और 9 मेरे बने अपना जीएसटी में से। जो जितना भी मार्क्स बनते हैं उसको 68 से माइनस कर दो, ये मेरा ग्रेस मार्क था, ये आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। और बाकी सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी मैं सारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी के 5 बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनका भी एनालिसिस डाल दूंगा और आप चेक